2000 करोड़ की फिल्म शूट करने के लिए 50 करोड़ लेकर ओवर एक्टिंग करने वाला हीरो राजीव, दो असली डॉन अन्ना और रोमियो और उनकी पूरी टीम डायरेक्टर्स के झूठ के चक्कर में आजादगंज गांव पहुंच जाती है, जहां उन्हें लगता है कि वो किसी फिल्म सेट पर हैं। लेकिन असलियत में उस गांव पर पिछले 20 सालों से खूंखार आतंकी जतारा का खौफनाक कब्जा था। फिर क्या था? हाथों में नकली बंदूक लिए ये नकली फौजी जब असली आतंकवादियों के सामने सीना चौड़ा करके डायलॉगबाजी करने लगते हैं तो भयानक तबाही और जबरदस्त कॉमेडी का ऐसा तूफान आता है जो देखने लायक है। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसकी टेंशन की वजह ये थी कि देश में जल्दी ही नई सरकार आने वाली है। अगर सरकार बदल गई तो सालों से वो जो टैक्स चुराता आ रहा था वो सब लोगों के सामने आ जाएगा। इस मुसीबत से बचने के लिए वो अपनी बेटी जेनी और अपनी पूरी टीम को बुलाता है। मीटिंग में वो सबसे ऐसे आइडियाज मांगता है जिससे कागजों पर कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान दिखाया जा सके। सब लोग अपने अपने अजीब आइडियाज देने लगते हैं। जेनी आइडिया देती है कि वो पेट्रोल पंप बनाएंगे, वो भी किसी 10 मंजिला इमारत के ऊपर। जेनी को लगता है कि 10वीं मंजिल पर कोई कस्टमर आएगा ही नहीं और कंपनी को भारी नुकसान भी हो जाएगा। लेकिन उसके पिता को यह बेवकूफी भरा आइडिया पसंद नहीं आता। तभी उनका सेक्रेटरी दुबे एक बहुत ही कमाल का प्लान देता है। वो कहता है कि अगर वो एक फ्लॉप फिल्म बना ले तो सबको लगेगा कि फिल्म फ्लॉप हो गई और कंपनी के सारे पैसे डूब गए। बिजनेसमैन को ये आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत दुबे को कोई डायरेक्टर ढूंढने के लिए बोलता है। काफी ढूंढने के बाद दुबे को ऐसे दो डायरेक्टर्स मिलते हैं जिनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। एक का नाम था देव और दूसरे का नाम था दास। दुबे दोनों को पकड़कर अपने मालिक के सामने ले आता है। वहां जेनी फिल्म का बजट अनाउंस करती है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वो बताती है कि फिल्म का बजट पूरे 2000 करोड़ रुपए है। 2000 करोड़ का नाम सुनते ही देव और दास की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो तुरंत फिल्म बनाने के लिए हाँ कर देते हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि फिल्म का हीरो कौन बनेगा। तब दास एक पुराने सुपरस्टार का नाम बताता है जो कभी बहुत मशहूर हुआ करता था पर अब उसका करियर खत्म हो चुका है। उसका नाम था राजीव। जब जेनी और उसकी टीम राजीव के पास जाती है और उसकी फीस पूछती है तो राजीव थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है सिर्फ 50। राजीव का मतलब था 50 लाख रुपए, लेकिन जेनी समझती है कि वो 50 करोड़ रुपए मांग रहा है। जेनी बिना किसी सवाल के 50 करोड़ देने को तैयार भी हो जाती है। ये देखकर राजीव और उसका मैनेजर दोनों हैरान हो जाते हैं। राजीव शर्त रखता है कि शूटिंग शुरू होने से पहले उसे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। जेनी तुरंत हिसाब लगाकर उसे कुछ करोड़ रुपए एडवांस दे देती है। अगली सुबह राजीव का मैनेजर डायरेक्टर्स देव और दास को राजीव की पर्सनल लाइफ का एक बड़ा राज बताता है। वो बताता है कि राजीव अब रोमांटिक फिल्में बिल्कुल नहीं करता क्योंकि 5 साल पहले उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस वक्त राजीव और एक मशहूर एक्ट्रेस नाडिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरी हीरोइन ने राजीव को पाने के लिए उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी, जिसके वजह से राजीव और नाडिया का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। तभी देव और दास की जिंदगी में एक नई मुसीबत खड़ी होती है। रोमियो नाम का एक आदमी उन्हें बार बार फोन कर रहा था पर वो हर बार फोन काट रहे थे। अचानक रोमियो अपने साथी अन्ना के साथ उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब पता चलता है कि रोमियो और अन्ना शहर के सबसे बड़े डॉन हैं। देव और दास ने उनसे 5.5 लाख रुपए उधार लिए थे जो उन्होंने अभी तक नहीं लौटाए। दोनों डायरेक्टर्स कहते हैं कि फिल्म खत्म होते ही वो सारे पैसे लौटा देंगे, लेकिन रोमियो और अन्ना पैसा लेने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें भी इस फिल्म में काम चाहिए, वो भी मेन हीरो का रोल। मजबूरी में देव और दास को उनकी ये शर्त माननी पड़ती है। दूसरी तरफ राजीव अपने पिता को याद करके बहुत इमोशनल हो जाता है। उसके पिता इंडियन आर्मी में एक बड़े ऑफिसर थे जो 15 साल पहले एक सीक्रेट मिशन पर जाकर गायब हो गए थे। आज तक उनका कोई पता नहीं चला, लेकिन राजीव को पूरा यकीन था कि उसके पापा एक दिन जरूर लौटेंगे। कुछ दिनों बाद फिल्म की पूरी टीम शूटिंग लोकेशन पर जमा होती है। राजीव ने पहले से ही मीडिया वालों को बुला रखा था। वो सबके सामने ड्रामा शुरू कर देता है और ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत बड़ा स्टार हो और मीडिया हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है। तभी वहाँ डॉन, रोमियो और अन्ना भी पहुंच जाते हैं। वो खुद को फिल्म का असली हीरो समझ रहे थे जबकि राजीव खुद को बड़ा स्टार मान रहा था। इसी बात को लेकर उन तीनों के बीच बहुत भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। मामला बिगड़ते देख दोनों डायरेक्टर्स आकर सबको शांत कराते हैं। वो बताते हैं कि शूटिंग शुरू करने से पहले सभी कलाकारों को आर्मी की स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि ये फिल्म सेना पर आधारित है। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी एक बहुत ही कड़क स्वभाव की औरत को दिया जाता है। वो सिर्फ एक्टर को ही नहीं बल्कि डायरेक्टर, कैमरामैन और पूरी यूनिट को कड़ी ट्रेनिंग के लिए मजबूर कर देती है। रोज उनसे बंदूक चलाना, बम फेंकना और जंग के मैदान में खुद को बचाना सिखाया जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आखिरकार फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। बिजनेसमैन का असली मकसद तो ज्यादा से ज्यादा पैसे बर्बाद करना था, इसलिए फिल्म के लिए एक बहुत ही आलीशान और विशाल सेट तैयार किया जाता है। इसी बीच पता चलता है कि फिल्म में जेनी
और नाडिया दोनों ही हीरोइन हैं। असल में जेनी के पिता को पूरा यकीन था कि अगर उसकी बेटी एक्टिंग करेगी तो फिल्म पक्का फ्लॉप होगी। दूसरी तरफ नाडिया ने एक शर्त पर फिल्म साइन की थी कि वो राजीव के साथ नहीं बल्कि डॉन, रोमियो और अन्ना के साथ अपनी सीन शूट करेगी। शूटिंग शुरू होते ही सेट पर रोज नए नए ड्रामे शुरू हो जाते हैं। राजीव, रोमियो और अन्ना आपस में बस इसी बात पर लड़ते रहते थे कि स्क्रीन पर किसे ज्यादा टाइम मिलेगा। दोनों डायरेक्टर देव और दास मिलकर एक खुराफाती प्लान बनाते हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक क्लाइमैक्स में सुपरस्टार राजीव के एक कैरेक्टर की मौत दिखाई जानी थी। देव और दास छुपकर हीरोइन नाडिया के कान भरते हैं। देखो नाडिया, सीन बहुत इमोशनल है। जैसे ही राजीव को गोली लगेगी और वो गिरेगा, तुम बिना एक सेकंड गवाए सीधे जाकर अन्ना भाई से लिपट जाना और रोने लगना। नाडिया भी मान जाती है, लेकिन जैसे ही जेनी और राजीव को पता चलता है कि क्लाइमैक्स में राजीव का कैरेक्टर मरने वाला है, राजीव के ईगो पर गहरी चोट लगती है। वो डायरेक्टर्स का कॉलर पकड़कर चिल्लाता है, अबे मैं फिल्म का मेन लीड सुपरस्टार हूँ, मैं स्क्रीन पर मरूंगा। किसने ये स्क्रिप्ट लिखी है? मैं कैमरे के सामने किसी भी हाल में मरने वाला नहीं हूँ। डायरेक्टर्स अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। कैमरा रोल हो चुका था। स्क्रिप्ट के हिसाब से विलेन आकर राजीव पर गोलियों की बारिश कर देता है। राजीव जमीन पर धड़ाम से गिरता है, लेकिन अगले ही सेकंड में वो झटके से वापस उठ खड़ा होता है। ऐसा लग रहा था मानो किसी फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि पबजी गेम की शूटिंग चल रही हो, जहाँ बंदा बार बार रिवाइव हो जाता है। ये देखकर डॉन, अन्ना का खून खौल उठता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अबे ये कैसी हीरोपंती है? गोली खाने के बाद तो इंसान मर जाता है, पर ये भूत बनकर बार बार खड़ा क्यों हो रहा है? अन्ना अपनी असली बंदूक निकालकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन राजीव तो नासूर बन चुका था और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते पूरे सेट पर भगदड़ और भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। क्लाइमैक्स के पूरे सीन की धज्जियां उड़ जाती है। सब एक दूसरे पर दोष दे रहे थे, पर असली तबाही तो अभी बाकी थी। जबकि यह क्लाइमैक्स का आखिरी सीन था, इसलिए डायरेक्टर्स के प्लान के मुताबिक सीन खत्म होते ही पूरे सेट को असली बारूद से उड़ाने की खतरनाक तैयारी की गई थी। सेट पर हंगामा बढ़ता देख डायरेक्टर दास तुरंत दुबे को इशारा करके चिल्लाता है, जल्दी जाकर टेक्नीशियन से कहो कि बॉम्ब ब्लास्ट करने का बटन अभी ना दबाए, सीन अभी भी बाकी है। अब दुबे की प्रॉब्लम ये थी कि कभी कभी उसकी आवाज चली जाती है। उसने दूर से हाथ पैर हिलाकर जो भी इशारा किया, उस बेवकूफ टेक्नीशियन ने उसका उल्टा मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि दुबे बोल रहा है, सब रेडी है, अभी बम फोड़ दो। बस फिर क्या था, अगले ही पल एक भयानक धमाके के साथ पूरा का पूरा करोड़ों का सेट जलकर राख हो जाता है। बिजनेसमैन की सालों की मेहनत और महल जैसा सेट धुएं का गुब्बार बन जाता है। इसी धुएं और मलबे के बीच सेक्रेटरी दुबे के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर खुद बिजनेसमैन का नाम चमक रहा था। दुबे जैसे ही फोन उठाता है, दूसरी तरफ से बिजनेसमैन की रोती हुई बिलखती हुई आवाज आती है, अरे दुबे, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरे घर, ऑफिस और गोदाम सब जगह इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया है। सरकार ने मेरे बैंक अकाउंट से लेकर सारी जायदाद सील कर दी। अब मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। वो रोते हुए आगे कहता है, अब मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ वही 2000 करोड़ की फिल्म है। अगर वो फिल्म थिएटर में सुपरहिट नहीं हुई तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर आ जाऊंगा, भिखारी बन जाऊंगा मैं। ये सुनते ही सेक्रेटरी दुबे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ मालिक के कंगाल होने की खबर थी, तो दूसरी तरफ फिल्म का मेन क्लाइमैक्स अभी भी अटका पड़ा था। ऊपर से करोड़ों का सेट टेक्नीशियन की बेवकूफी से पहले से ही राख बन चुका था। अब सवाल ये था कि इस फूटी किस्मत के साथ बाकी बचा हुआ सीन कहां और कैसे शूट होगा। तभी प्रोडक्शन का एक चालाक टेक्नीशियन आकर डायरेक्टर्स देव और दास के कान में एक आइडिया देता है, सर मेरी पहचान का आजादगंज नाम का एक बेहद पिछड़ा गांव है, वहाँ बिल्कुल हमारे सेट जैसी ही असली लोकेशन है। अगर हम अपनी पूरी टीम लेकर कल वहाँ चले जाएं तो बिना एक पैसा खर्च किए मुफ्त में पूरा क्लाइमैक्स शूट करके लौट आएंगे। मालिक की कंगाली के इस दौर में फ्रीज शब्द सुनते ही दुबे के मुर्दा चेहरे पर फिर से रौनक आ जाती है। वो बिना सोचे तुरंत फैसला लेता है, ठीक है डन, कल सुबह होते ही हम पूरी पलटन लेकर आजादगंज रवाना हो जाएंगे। तभी देव और दास दुबे के कान में एक और खुराफाती बुद्धि देते हैं, सुनो दुबे, हम एक असली गांव में जा रहे हैं, पर यह सच्चाई किसी भी एक्टर के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर इन हीरो हीरोइनों और डॉन को पता चला कि वो असली गांव है तो वो शूटिंग छोड़कर गांव वालों के साथ बकवास करने लगेंगे। इसलिए सबको जाकर कहो कि हम किसी असली गांव में नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े फिल्म सिटी में जा रहे हैं और गाँव का हर एक इंसान किराए पर लाया हुआ जूनियर आर्टिस्ट है। अगली सुबह पूरी टीम को बुलाकर डायरेक्टर्स ऐलान कर देते हैं, दोस्तों हमारे क्लाइमैक्स की बाकी शूटिंग एक असली लोकेशन वाले फिल्म सिटी में होगी और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पूरी शूटिंग हमें सिर्फ एक ही दिन के अंदर खत्म करनी है। ये सुनकर राजीव से लेकर अन्ना और रोमियो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अबे ये क्या बकवास है, इतना बड़ा क्लाइमैक्स सिर्फ एक दिन में कैसे मुमकिन है। देव और दास उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमने पूरे गाँव के कोने कोने में पेड़ों और दीवारों पर छिपे हुए कैमराज और ड्रोन कैमरा फिट कर
कर दिए हैं। आप बस अपने हिसाब से एक्टिंग करते जाइए, हर एंगल से ऑटोमेटिक शॉट रिकॉर्ड हो जाएगा। इस अजीबोगरीब प्लान को सुनकर सब तुरंत मान जाते हैं। दुबे, देव और दास हेलीकॉप्टर से आजादगंज निकलने लगते हैं। तभी एक आदमी चेतावनी देता है कि गांव में खूंखार आतंकवादी घूम रहे हैं, पर 2000 करोड़ के नशे में वो हंसकर बात टाल देते हैं और पूरी टीम के साथ गांव पहुंच जाते हैं। उधर आजादगंज गांव नरक बना हुआ था। पिछले 20 सालों से जतारा नाम का खूंखार आतंकवादी पूरे गांव को बंधक बनाकर बैठा था। उसने सरकार को धमकी दी थी कि शाम 5:30 बजे तक उसके आतंकी साथियों को रिहा न किया गया तो पूरे गांव को बम से उड़ा देगा। इसी गांव में जोया नाम की एक निडर औरत अपनी छोटी बेटी उर्फी के साथ रहती थी। जतारा ने जोया के पति को मार दिया था और अब जोया पर बुरी नजर रखता था, पर जोया झुकने को तैयार नहीं थी। गांव वाले रो रो कर बस इंडियन आर्मी की मदद की दुआ मांग रहे थे। तभी हमारी शूटिंग टीम गाजे बाजे के साथ गांव में लैंड करती है। आर्मी बेस्ड सीन की वजह से राजीव, अन्ना और रोमियो कड़क फौजी वर्दी पहने नकली बंदूकें लिए उतरते हैं। गांव वालों को लगा कि भगवान ने उनकी पुकार सुन ली और असली फौजी उन्हें बचाने आ गए। दूसरी तरफ खबर मिलते ही जतारा सनक जाता है और गुंडों को फौजियों को जिंदा दफनाने का हुक्म देता है। गांव वाले खुशी से रोते हुए राजीव, अन्ना और रोमियो से लिपटकर जतारा के जुल्म बताने लगते हैं, पर हमारे कलाकार सोच रहे थे कि ये जूनियर आर्टिस्ट कितनी कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। राजीव रॉब से डायलॉग मारता है, डरो मत, जहाँ इंडियन आर्मी आ गए वहाँ दुश्मन की औकात नहीं कि हाथ भी लगा सके। गांव वाले और इमोशनल होकर शिकायत करते हैं कि जतारा कितना खतरनाक है। अभी कुछ देर पहले गांव के एक गरीब लड़के ने कुएं से एक घूंट पानी पी लिया था तो उसके गुंडों ने उसे जानवरों की तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ये सब दूर आड़ में खड़े होकर देख रहे डायरेक्टर्स देव और दास मॉनिटर पर सीन देखकर काफी खुश हो रहे थे। दास फुसफुसाकर कहता है, देव भाई, अपनी फिल्म के क्लाइमैक्स का इमोशनल सीन तो एकदम फाड़ू शूट हो रहा है। अब बस एक कड़क विलन मिल जाए जिसे हमारे हीरो पीट पीट कर कचूमर बना दे और फिल्म खत्म। ठीक उसी पल असली आतंकवादी जतारा अपने हथियारों से लैस खूंखार आतंकी फौज के साथ घोड़ों पर सवार होकर वहां पर आ जाता है। जतारा का वो खौफनाक चेहरा, आंखों में वैशी गुस्सा और हाथ में असली AK-47 देखकर डायरेक्टर देव खुशी से नाचने लगता है। वो दास से कहता है, अरे भाई, सेक्रेटरी दुबे ने क्या कड़क चेहरे वाला विलन हायर किया है, इसे देखते ही पब्लिक तो पागल हो जाएगी। वो एक सेकंड भी गवाए बिना मेगाफोन हाथ में लेता है और चुप कर राजीव, अन्ना और रोमियो को इशारा करके चिल्लाता है, एक्शन, लो तुम्हारा मेन विलन आ गया, अब टूट पड़ो इस पर और अपनी हीरोपंती दिखाओ। उधर असली डॉन अन्ना, रोमियो और इधर हमारा 50 करोड़ का हीरो राजीव तीनों सोचते हैं कि इस विलन के सामने अपना बेस्ट शॉट देना है। वो बिना किसी डर के चीते की तरह झपट कर सीधे इंटरनेशनल आतंकवादी जतारा के सामने आ जाते हैं। जतारा कुछ समझ पाता उससे पहले ही राजीव उसे एक जोरदार लात मार देता है। दूसरी तरफ से अन्ना और रोमियो अपने डॉन स्टाइल में जतारा के गुंडों पर रॉड, लाठियों और थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। जतारा के गुंडों ने अपनी जिंदगी में कई जंग लड़ी थी, पर नकली बंदूक वाले फौजी इस तरह अचानक मोहल्ले के गुंडों की तरह धुलाई कर देंगे, ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। बंदूक चलाने का मौका भी नहीं मिला और हीरो के इस अचानक हमले से जतारा के खतरनाक गुंडे लहूलुहान होकर रोते बिलखते अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। आतंकवादियों को इस तरह भागते देखकर पूरे आजादगंज गांव की खुशी में लहर दौड़ उठती है। जो गांव पहले पिछले 20 सालों से हंसना भूल चुका था, वो राजीव और अन्ना के पैरों में गिरकर इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय सेना ने आखिरकार उन्हें इस नरक से बचा लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही आतंकवादी जतारा को पता चलता है कि फौजी वर्दी पहने कुछ लोगों ने उसके गुंडे को कुत्तों की तरह पीट कर भगा दिया, तो उसके ईगो पर गहरी चोट लगती है। जतारा इस बार कोई रिस्क नहीं लेता। वो भारी रॉकेट लॉन्चर और हथियारों से लैस पूरी फौज लेकर आजादगंज गांव को चारों तरफ से घेर लेता है। इधर हमारे 50 करोड़ के हीरो राजीव का दिमाग अभी भी ठिकाने नहीं आया था। वो सोच रहा था, वाह, डायरेक्टर देव और दास ने क्या कमाल का एक्शन सीन अरेंज किया है। इस नए विलन की एंट्री तो एकदम फाड़ू थी। राजीव अपना स्टारडम दिखाने के लिए सीना चौड़ा करके जतारा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और भारी भड़कम डायलॉग मारने लगता है, लेकिन सामने कोई जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि साइको आतंकवादी था। वो राजीव की 3rd क्लास ओवर एक्टिंग को देखकर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो सीधे अपनी AK-47 उठाकर डॉन रोमियो पर धाएं धाएं असली गोली चला देता है। गोली सीधे रोमियो के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है और उसके शरीर से खून की धार बहने लगती है। रोमियो चिल्लाने लगता है। रोमियो को तड़पते और असली खून बहते देख राजीव, देव, दास और पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जाकर उनके दिमाग की बत्ती जलती है कि यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि असली युद्ध छिड़ चुकी है। डायरेक्टर देव और दास घबरा कर घसीटते हुए पूरी टीम को चेतावनी देता है, भागो, सब अपनी जान बचाकर भागो, ये नकली आर्टिस्ट नहीं असली आतंकवादी है। लेकिन राजीव तो अब अपने ही धुन में था। उसे लगा ये खून नहीं बल्कि कलर है और वो अपने डायलॉग बोलता रहता है। पर जब उसने देखा कि
रोमियो दर्द से जमीन पर तड़प रहा है, तब जाकर उसके 50 करोड़ की कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ गई। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा और अपनी कीमती नकली बंदूक फेंक दी। अपनी जान बचाने के लिए राजीव हीरोपंती भूलकर सीधे ज़तारा के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, अरे भाई, हम तो फिल्म इंडस्ट्री के गरीब कंगाल एक्टर हैं। उन दो डायरेक्टर्स ने हमें झूठ बोला था कि ये नकली फिल्म सेट है और आप लोग जूनियर आर्टिस्ट हो। उसी खुशी में हमने थोड़ी ज्यादा एक्टिंग कर दी, हमें माफ कर दो। ज़तारा को यकीन दिलाने के लिए राजीव बीच सड़क पर कमर मटकाकर फनी डांस करने लगता है, बेटुके गाना गाता है और जोकर जैसी हरकतें करता है। उसके ये नौटंकी देखकर ज़तारा को यकीन हो जाता है कि ये कोई फौजी नहीं है, बल्कि पागल और ओवर एक्टर की टोली है। लेकिन आतंकवादियों के दिल में रहम कहाँ। ज़तारा उनसे कहता है, एक्टर हो या जो भी हो, तुमने मेरे गुंडे पर हाथ उठाया, अब मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़तारा जैसे ही सबको गोली मारने के लिए बंदूक तानता है, ठीक उसी वक्त गांव की बहादुर लड़की जोया देवदूत बनकर बीच में आ जाती है। वो रोते हुए ज़तारा के आगे हाथ जोड़ती है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इन बेकसूर और बेवकूफ बाहर वालों को छोड़ दो, ये कुछ नहीं जानते। तुम मुझे अपने अड्डे पर ले जाना चाहते थे ना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बस इनकी जान बख्श दो। जोया का ये बलिदान देखकर ज़तारा का दिल तो नहीं पिघलता, पर वो जानता था कि बेकसूरों को मारने से ज्यादा फायदा जोया को हासिल करने में है। वो घिनौनी हंसी हंसते हुए अपने गुंडों से कहता है, ठीक है, इन बेवकूफों को लात मारकर भगा दो। गुंडे राजीव और उसकी टीम को पीट कर भगा देते हैं और जोया को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ता मिलते ही राजीव और उसकी टीम उल्टे पांव गांव से बाहर निकलने भागती है, लेकिन कहते हैं ना कि चोरों का भी एक ईमान होता है। भागते भागते अचानक हमारे अंडरवर्ल्ड डॉन अन्ना, रोमियो और डायरेक्टर देव के अंदर जैसे कि इंसानियत जाग उठती है। वो बीच रास्ते में रुक जाते और कहते हैं, हम शहर के डॉन हो सकते हैं, पर इतने बुजदिल नहीं है कि एक औरत हमारी जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दे और हम दुम दबाकर भाग जाएं। हम इस गांव के मासूम लोगों को इस नरक में अकेला छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। उधर राजीव डर के मारे पीला पड़ा था। वो टीम को समझाने की कोशिश करता है, अरे भाई, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? वहाँ AK-47 लेकर पूरी फौज बैठी है, हम सब वहाँ गए तो मारे जाएंगे, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन अन्ना, रोमियो और डायरेक्टर देव अपनी बात पर अड़े रहते हैं। वो गाँव लौटकर उन आतंकवादियों से लड़ने का फैसला करते हैं। ठीक उसी वक्त जोया की गूंगी बेटी उर्फी दौड़कर राजीव के पास आती है। जोया जाने से पहले उर्फी को राजीव के हाथों में सौंपकर एक आखिरी गुजारिश कर गई थी, मैंने तो अपनी किस्मत से समझौता कर लिया, पर मेरी इस मासूम बच्ची को इस नरक से बाहर निकाल कर ले जाओ। राजीव जोया की आखिरी ख्वाहिश को टाल नहीं पाता। वो उर्फी का हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर बॉर्डर की तरफ जाने लगता है। अपनी माँ से इस तरह हमेशा के लिए अलग होने के दर्द में छोटी उर्फी रोने लगती है और तभी चमत्कार होता है। साल पहले जब ज़तारा ने उर्फी के पिता को उसकी आंखों के सामने मारा था, उस गहरे सदमे की वजह से उर्फी की आवाज हमेशा के लिए चली गई थी। वो गूंगी हो गई थी, लेकिन आज अपनी माँ को खोने के इस भयानक दर्द में अचानक उसकी आवाज वापस आ जाती है और वो चीख के साथ रोते हुए पुकारती है, माँ। 20 साल बाद बेटी के मुंह से निकली ये आवाज बहुत दर्द भरी थी, लेकिन अफसोस जोया को ज़तारा के गुंडे तब तक बहुत दूर ले जा चुके थे। माँ तक बेटी की ये पुकार पहुंच नहीं पाती। दूसरी तरफ गाँव लौटकर हमारे डॉन अन्ना, रोमियो और डायरेक्टर देव अपनी टीम के साथ पोजीशन ले लेते हैं। उन्हें लाठी पत्थर जो कुछ भी मिलता है उसी से आतंकियों पर हमला बोल देते हैं और गांव वालों को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भला लाठी पत्थरों से लड़ाई असली गोलियों के सामने कब तक टिकती? कुछ देर वीरता से लड़ने के बाद वो ज़तारा की विशाल फौज के सामने हार जाते हैं। गुंडे अन्ना, रोमियो और देव को रस्सियों से बांधकर बंधक बना लेते हैं। उर्फी को लेकर बॉर्डर के करीब पहुंचने पर जब राजीव को खबर मिलती है कि अन्ना, रोमियो और देव को आतंकवादियों ने पकड़ लिया है और उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा, तब राजीव के अंदर का असली हीरो जाग उठता है। जो राजीव फिल्म में मरने से डर रहा था, वो असल जिंदगी में देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला करता है। वो उर्फी को एक सुरक्षित जगह पर छिपाता है और उल्टे पांव मौत के मुंह में यानी कि आजादगंज गांव की तरफ लौट पड़ता है। गांव पहुंचकर राजीव बाकी बचे साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाता है, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हाथ बिल्कुल खाली थे, कोई असली हथियार नहीं था। तभी ज़तारा के गैंग में काम करने वाले गाँव के दो लोग जो मन ही मन ज़तारा से नफरत करते थे, राजीव को ज़तारा के एक गुप्त जमीन के नीचे बने बंकर का पता बताते हैं। राजीव और उसकी टीम बिना एक सेकंड गवाए उस सीक्रेट अड्डे पर छापा मारती है। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। बंकर के अंदर एडवांस ग्रेनेड, स्नाइपर, मशीन गन, AK-47 और सब कुछ रखा हुआ था। बस और फिर क्या था, अन्ना एक भारी मशीन गन उठा लेता है, रोमियो 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल थाम लेता है और राजीव कमांडो स्टाइल में दोनों हाथों में AK-47 उठाकर फुल चार्ज हो जाता है। तभी जमीन के अंदर बनी एक अंधेरी सुरंग से किसी की आवाज आती है। अंदर बंधक बनाकर रखे गए थे भारतीय सेना के 3 बड़े ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर ने अपना परिचय देते हुए बताया कि खूंखार ज़तारा ने 15 साल पहले एक मिशन के दौरान धोखे से उन्हें यहाँ बंदी बना लिया था। और जब राजीव उन ऑफिसरों में से एक के चेहरे को ध्यान से देखता है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि खुद राजीव के गुमशुदा पिता थे, जिन्हें वो 15 सालों से मरा हुआ
समझ रहा था। अपने पिता को जिंदा देखकर राजीव खुशी से उन्हें गले लगा लेता है, लेकिन तभी उसे एक दर्दनाक सच्चाई पता चलती है। जतारा ने राजीव के पिता की जीभ काट दी है ताकि वो उनका कोई भी सीक्रेट उगल न सके। इस वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जिनके खून में देश की हिफाजत हो वो कहाँ रुकने वाले थे। राजीव के पिता बिना एक सेकंड गवाए बंकर में रखे हाई फ्रिक्वेंसी वॉकी टॉकी के साथ सीधे इंडियन आर्मी बेस से कांटेक्ट करते हैं। वो कोड के जरिए मैसेज भेजते हैं, मैं अपनी टीम और गांव के सैकड़ों लोगों को लेकर अगले 20 मिनट में बॉर्डर लाइन की तरफ आ रहा हूँ। तुम बॉर्डर सिक्योरिटी रेडी रखो और हमारे बॉर्डर पार करते ही इस पूरे आजादगंज गांव पर लड़ाकू विमानों से एयर स्ट्राइक करके जतारा के पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला दो। मैसेज मिलते ही इंडियन आर्मी बॉर्डर के गेट खोलने के लिए तैयार हो जाती है। इधर राजीव, उसके पिता, अन्ना, रोमियो और पूरे गांव के सैकड़ों लोग एक तूफान की तरह बॉर्डर की तरफ दौड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जब जतारा के गुंडे उन्हें रोकने आते हैं तो राजीव के पिता अपनी उम्र की परवाह न करते हुए हाथों में बंदूक उठाकर अकेले उन आतंकवादियों के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं ताकि गांव वाले सुरक्षित बॉर्डर पार कर सकें। और ठीक इसी वक्त कहानी का सबसे बड़ा धमाका होता है। असल में आजादगंज गांव पिछले 20 सालों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के नो मेंस लैंड में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी इतने सालों से सीधे कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। भयानक अफरा तफरी के बीच गांव के सभी लोग कांटीले तारों के बाढ़ पड़ाकर इंडियन बॉर्डर के अंदर सेफ जोन पहुंच जाते हैं। सुरक्षित जगह पहुंचकर जोया पागलों की तरह अपनी बेटी उर्फी को ढूंढने लगती है, पर वो कहीं नहीं दिखती। उधर राजीव पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पिता भी वापस नहीं लौटे थे। असल में भागते वक्त शैतान जतारा ने चालबाजी से छोटी उर्फी को फिर से बंधक बना लिया था और उसी उर्फी को बचाने के लिए राजीव के बुजुर्ग पिता अपनी जान की परवाह किए बिना जतारा के अड्डे की तरफ भाग गए थे। भारतीय वायुसेना के खतरनाक मिराज और सुखोई लड़ाकू विमान रनवे से उड़ान भर चुके थे। कुछ ही मिनटों में गांव पर बमबारी शुरू होने वाली थी। राजीव और जोया अपने पिता और बेटी को बचाने के लिए फिर से गांव जाना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात आर्मी ऑफिसर उन्हें मजबूती से पकड़कर रोक लेते हैं, क्योंकि अब अंदर जाने का मतलब सीधा मौत था। उधर गांव के अंदर जतारा और राजीव के पिता के बीच खूनी आर पार की जंग चल रही थी। राजीव के पिता चोट खाने के बावजूद आखिरी पल में जतारा के चंगुल से उर्फी को छीन लेते हैं और चिल्लाते हैं, एक सांस में बॉर्डर की तरफ भाग। उर्फी बिना पीछे देखे बॉर्डर की तरफ दौड़ लगा देती है। उधर राजीव के पिता अकेले ही जतारा की जमकर धुनाई करके उसे अधमरा कर देते हैं और एयर स्ट्राइक से ठीक पहले सुरंग के रास्ते किसी तरह बाहर निकल आते हैं। अगले ही पल आसमान को चीरते हुए इंडियन एयरफोर्स के जेट्स नीचे आते हैं और पूरे आजादगंज गांव पर बमबारी शुरू हो जाती है। पूरा गांव धू धू कर जलने लगता है और उस आग में जलकर आतंकवादी जतारा और उसकी पूरी आतंकी साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए राख बन जाता है। जब धुआं शांत होता है तो छोटी उर्फी दौड़कर बॉर्डर के इस पार अपनी माँ जोया की गोद में जा गिरती है। अपनी बेटी को पाकर जोया खुशी से रो पड़ती है, लेकिन उधर राजीव घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। तभी वो देखता है कि उसके पिता ठीक उसके पीछे खड़े हैं और पहले ही बाहर आ चुके थे। ये देखकर राजीव उन्हें गले लगा लेता है। बॉर्डर पर तैनात ऑफिसर राजीव के पिता को सल्यूट करते हैं। बाद में शूटिंग के सारे फुटेज को जोड़ तोड़ कर जब थिएटर्स में रिलीज किया जाता है तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर एंड होती है। वैसे वेलकम मूवी तो काफी अच्छी थी, लेकिन ये कहानी पूरी तरह खिचड़ी और गोलमाल लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।